नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब कक्षा 6 की हमारा राजस्थान किताब है उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इस अध्याय में हम जल संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विशेष तौर से राजस्थान का जो अपवाय तंत्र है उसके बारे में और किस प्रकार राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो यहाँ पर कहा गया जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर वो जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। तो दैनिक जीवन में हम जल का कई प्रकार से उपयोग करते हैं। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जितने भी जल के स्रोत हैं जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं वो सारे जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप है। तो राजस्थान के जो प्रमुख जल स्रोत हैं उनमें झीलें हैं, नदियां हैं और उन नदियों पर बने हुए बांधों से निकाली गई नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाय तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपवाय तंत्र क्या होता है। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाय तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। तो प्रवाह प्रणाली हम किसको कहेंगे? धरातलीय बनावट होनी चाहिए। भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाय तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाय क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजन रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, मान लीजिए कोई भूभाग है और उसमें एक ऊंचा भाग है, उच्च भाग है, ये जो बारिश का जल होता है उसको विभाजित कर दोनों तरफ प्रभावित करता है। तो ये जो भाग है ये जल विभाजन रेखा कहलाती है। राजस्थान का अपवाय तंत्र, तो राजस्थान में किस प्रकार का अपवाय तंत्र है वो हम देखते हैं। राजस्थान के अपवाय तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का जो अपवाय तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र कहते हैं। यानी वो नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार दूसरा है अरब सागर का अपवाय तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनके सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाय तंत्र कहते हैं। यानी वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है उनके अपवाय क्षेत्र को, अपवाय तंत्र को अरब सागर का अपवाय तंत्र कहा जाता है। और तीसरा है आंतरिक अपवाय तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाय तंत्र वाली नदी कहते हैं। आंतरिक अपवाय तंत्र में वो नदियां शामिल होगी जो किसी समुद्र तक नहीं पहुंचती और स्थल भाग में ही कहीं विलुप्त हो जाती है या फिर वो कहीं किसी झील में जाकर गिरती है। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के उदाहरण ये हैं। अपवाय तंत्र के बाद हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल यानी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से ये निकलती है और राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती रहती है। बाकी सब नदियां बारिश के मौसम में बहती हैं। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में ये चंबल नदी ये चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहते हुए बाद में
यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। तो ये नदियाँ इस चंबल नदी की सहायक नदियाँ, यानी ये चंबल नदी में आकर गिरती हैं। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, यानी इनका उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद जिला है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी है वो चंबल नदी में रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में मिलती है। यह एक मौसमी नदी है, यानी बारिश के मौसम में ही बहती है नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। तो बनास नदी है वो केवल राजस्थान में बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो टोंक और सवाई माधोपुर जो शहर हैं, ये दोनों बनास नदी के तट पर किनारे पर स्थित हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी व गुइया आदि हैं। तो ये जो लूनी नदी है, इसका जल बालोतरा तक, जहाँ से इसका उद्गम होता है गोविंदगढ़ के निकट, वहाँ से लेकर बालोतरा तक इसका जल है वो मीठा होता है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। अगली नदी है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम हैं। तो माही नदी है ये, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है और राजस्थान में ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ दो जिलों में बहती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम व जाखम। अगली नदी है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर के निकट है और ये भरतपुर में नम भूमि का निर्माण करती है और इस बाणगंगा नदी है उसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अगली नदी है घग्गर। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से है और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और गंगानगर जिले में आते आते ये लुप्त हो जाती है, यानी भूमिगत हो जाती है और इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या इसकी सहायक नदी माना जाता है। अब इस मानचित्र में देखते हैं उच्चावत्स एवं अपवाय तंत्र। तो मानचित्र में राजस्थान के अपवाय तंत्र को बताया गया है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं में जब हम बांध बनाते हैं तो उससे हम कई उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, पेयजल है, वृक्षारोपण है, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना है, बाढ़ नियंत्रण आदि ये सम्मिलित हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम चंबल परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के
मंदसौर जिले में। तो चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इसमें 4 बांध बनाए हैं, जिसमें पहला बांध है गांधी सागर बांध। ये मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बनाया गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। तो एक बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में और जो बाकी 3 बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़ व कोटा जिलों में। तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले वाले बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध और कोटा जिले में स्थित जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ पर इन राणा प्रताप सागर व माही बजाज सागर बांध के ये 2 चित्र दिए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। जिस प्रकार चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के, उसी प्रकार माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान व गुजरात 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। अगली है बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। बिसलपुर परियोजना ये टोंक जिले में स्थित है और ये जो बिसलपुर बांध है ये बनास नदी के ऊपर बनाया गया और इसका जो उद्देश्य है सिंचाई व पेयजल की पूर्ति करना है। अगली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्य शामिल है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान। और इस परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिलों को सिंचाई व पेयजल हेतु जल सुविधा उपलब्ध होती है। इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। तो बांध बनाना ये वर्तमान में आधुनिक जो जल संरक्षण के तरीके हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है। आओ अभ्यास करें। नदी पर बने बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो हमें नदी पे जो बांध बनाए जाते हैं उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं उनकी सूची बनानी है। तो इसकी सूची आप यहाँ से लिख के बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सारा मिल जाएगा। जल विद्युत, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा अपरदन व पर्यटन आदि को बढ़ावा, ये इन नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आपके जिले में कोई नदी घाटी परियोजना है? यदि हाँ तो उससे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। अगर आपके जिले में कोई नदी घाटी परियोजना है तो उसकी जानकारी एकत्रित करनी है और उसको लिखना है। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन। जल संचयन यानी जल का संरक्षण करना, यानी उस जल को इकट्ठा करना। तो किस प्रकार राजस्थान में जल को संचित किया जाता है और यहाँ के प्रमुख जिले कौन कौन से, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। पारंपरिक यानी पुराने समय से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जल स्रोत हैं वो उनमें कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है, टांके हैं, खड़ीन आदि ये पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। तत्कालीन यानी पुराने समय में जो राजा महाराजा थे उन्होंने जल संचयन करने और जल का संरक्षण करने के कई उपाय किए थे और उनके जो अवशेष है उनके अवशेष आज भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। तो
14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा यानी उदयपुर के जो शासक थे उन्होंने कई झीलों का निर्माण करवाया और उनको नहरों के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अभी हमने देखा पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये बहुत सारी झीलें उदयपुर शहर में, तो इसलिए इसको झीलों का नगर भी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में पुष्कर स्थित एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर झील अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। तो जयसमंद झील ये भी उदयपुर जिले में ही पड़ती है और इसका निर्माण जय सिंह जी ने 1687 से 1691 के बीच करवाया। इसके अलावा अजमेर में एक प्राकृतिक झील है पुष्कर जी, जिसको बोला जाता है पुष्कर नामक स्थान पर स्थित है, और आना सागर झील है वो अजमेर शहर के अंदर है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। सर्वाधिक ऊंची है वो नक्की झील है जो माउंट आबू नामक स्थान सिरोही जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। तो राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको नौ चौकी कहा जाता है और ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उम्मीद सागर, जैसलमेर में गड्डीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। तो ये जो सांबर झील है ये तीनों जिलों जयपुर, अजमेर व नागौर, इनका जो मध्य का भाग है वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा पंचपदरा झील है बाड़मेर में, डीडवाना, नागौर में लूणकरणसर, बीकानेर और पोखरण जैसलमेर। इसके अलावा फलोदी में स्थित झील, ये सब झीलें हैं खारे पानी की झीलें हैं। अब देखिए यहाँ पर उदयपुर शहर में जो झीलों का जाल बिछाया गया, झील और नहरों का, उसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। चीकवाल बांध, चीकवाल बांध यहाँ पर बनाया गया है आयड़ नदी पर। आयड़ नदी पर चीकवाल बांध बनाया गया है। चीकलवास फीडर, बेदला नदी, बेदला, ये अभी वर्तमान में उदयपुर सिटी के टच का भाग हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो फतेह सागर झील, ये लगभग मध्य में स्थित है सिटी के। नीमच माता की पहाड़ी, इस पहाड़ी पर एक मंदिर है, माता जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा ये भी एक पहाड़ी है जिसमें सबसे ऊंचा स्थान सज्जनगढ़ है और ये आसपास का सज्जनगढ़ अभयारण्य का इलाका है। ये पिछोला झील, फतेह सागर और पिछोला झील को इस स्वरूप सागर झील से जोड़ा गया है, जिसमें अलग अलग भाग दे रखे हैं, जैसे अमरकुंड है, कुमारिया तालाब झील है, रंग सागर है ये। और पिछोला झील में जो नदी आके गिर रही है अमर जोग, कोटड़ी नदी, ये दोनों मिलकर फिर सिसारमा नदी बन जाती है। आओ अभ्यास करें। राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख नदियों को दर्शाइए। तो राजस्थान की प्रमुख नदियों को आपको राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है, और दर्शाने के लिए आपको पाठ के शुरू में जो चित्र है उसके अनुसार आपको नदियों के मानचित्र के लिए पाठ में आए इस मानचित्र का सहयोग ले सकते हैं, जिसमें लगभग सारी नदियों को दर्शाया गया है। अब है जल संरक्षण। जल का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए? जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, इसको व्यर्थ न बहाया जाए। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। अपशिष्ट यानी कोई कचरा या बचा हुए पदार्थ, इनको हमें जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया
जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यानी सरकार जिस क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हो रही है वहां से नहरों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को पहुंचा रही, जिससे वहां पर उद्योग धंधे व अन्य गतिविधियां आसानी से संचालित की जा सके। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण व संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। यानी जल का जो संचयन है उनको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए टांका, खड़ीन या जोड़ के माध्यम से। अब हम देखते हैं शब्दावली। भूगर्भिक भूमि के अंदर का, यानी भूमि के अंदर का है उसको हम भूगर्भी कह सकते हैं। अपवाय नदी जल का बहना या प्रवाह, जिस क्षेत्र में नदियां बहती है वो अपवाय तंत्र कहलाता है। टांका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। इसमें क्या होता है, बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए बड़े बड़े टांके बनाए जाते हैं कुएं की तरह जमीन के अंदर खोदकर। तो ये 15-20 फीट तक गहरे होते हैं और इनमें जल इकट्ठा किया जाता है, बारिश का जल। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण सुरक्षित रखना या रख रखाव। अब हम देखते हैं पाठ में आए अभ्यास प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तो पहला कोष्टक वाला प्रश्न है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है हमारे पास चंबल, लूनी, बाणगंगा, माही। इसका उत्तर हो जाएगा चंबल। बनास है वो चंबल की सहायक नदी है, तो कोष्टक में आ जाएगा क। दूसरा, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो माही बजाज सागर परियोजना है ये माही नदी पर, ये माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में विकसित की गई, तो इसका उत्तर आ जाएगा क। तिलक उत्तरात्मक प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोटारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। तो ये सब नदियां चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी योजनाओं की संख्या 4 बताई गई हमारे पाठ में। तो इसका उत्तर होगा माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ये 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं राजस्थान में हैं। अब है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। हमें चंबल परियोजना का वर्णन करना है, लघु निबंध उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर चंबल परियोजना का विकास किया है और इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध स्थित हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकर पुश करके भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, राजस्थान में जल संरक्षण का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अपनाई गई हैं। इनके अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोत, कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि का उपयोग जल संरक्षण के लिए किया जाता है। राजा महाराजाओं ने झीलों के निर्माण द्वारा भी जल संरक्षण का कार्य किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब के 7वें अध्याय का पूर्ण अध्ययन किया है। अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।